फिजिकल फिजिकल एड्जॉर्प्शन ना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के फैक्टर्स हमने पढ़े थे शायद। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के हमने फैक्टर से स्टार्ट किए थे ना। उसमें कितना फैक्टर हो गया, कितना हो गया फैक्टर बता। नेचर ऑफ गैस हो गया होगा, नेचर ऑफ गैस, और क्या था? नेचर ऑफ गैस के बाद क्या कराया था? नेचर ऑफ गैस के बाद कराया होगा मैंने क्या था मुझे याद नहीं, वो लिख के बता। सरफेस एरिया और नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ये तीन बातें हो गई। चलिए चौथे फैक्टर की बात करेंगे। चौथा फैक्टर यहां पे होगा टेम्परेचर, हेडिंग दो टेम्परेचर। चौथा फैक्टर टेम्परेचर का फैक्टर है। कुछ बातें मैं रिकॉल आपको करा दूं कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस किसी एक सरफेस पे अदर सब्सटेंस का एक्युमुलेशन को कहते हैं, और इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जो कि हमने पढ़ा था ना। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जिसकी बात हमने करी, जिसका डिस्कशन हमने किया था, याद करिए। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर्स की बात करें। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के फैक्टर्स की बातें कर रहे हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो एड्सॉर्प्शन होता है जिसमें, याद करिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो एड्सॉर्प्शन होता है जिसमें वंडरबॉल्स अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। किसके बीच में? वंडरबॉल्स अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है अट्रैक्शन और सॉरी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। ये हमने पढ़ा था ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान से देखना अगला डिस्कशन। चलिए लिखिए टेम्परेचर, चौथा फैक्टर टेम्परेचर है। बात फिजिकल एड्सॉर्प्शन की चल रही है, चौथा फैक्टर यहां पे टेम्परेचर है कि टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। तो भी बताओ, बता तो जरा। यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट यहां पर है नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होगा या बढ़ेगा? अप्लाई सम कॉमन सेंस, बता मुझे। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बोल, कम होगा ना। अरे नो इफेक्ट किसने बोला? कम होगा ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होगा वो बढ़ जाएगा। अब ऐसी बात है ना, जैसे मान लो ये आपका यहां पे एड्सॉर्बेंट का सरफेस है, उस पे ऐसे एड्सॉर्बेट हमने अटैच किया हुआ है लाइक दिस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा वो राइज कर जाएगा, और जब इसका काइनेटिक एनर्जी राइज कर जाएगा, आपको याद होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं ना, तो रैंडमनेस बढ़ जाता है, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है बॉन्ड्स को ब्रेक करके फ्री होने की कोशिश करता है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगा, याद करो, डिसॉर्प्शन प्रोसेस एड्सॉर्प्शन का अपोजिंग प्रोसेस है। आपका जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर ना? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको बताऊं। एक छोटा सा नोट यहां पे लिखिए, पहले साइड में लिखना है इसको। एक नोट यहां पे साइड में लिखो। देख नोट क्या हो सकता है। हेडिंग इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हेडिंग इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। इसका मतलब होता है, ध्यान से, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अगर आपके पास एड्सॉर्बेंट का 1 यूनिट मास है ना, अगर आपके पास एड्सॉर्बेंट का 1 यूनिट मास प्रेजेंट है, वो जितने मास को एड्सॉर्ब करेगा, वो जितने एड्सॉर्बेंट के मास को एड्सॉर्ब करेगा, उसको हम उस प्रोसेस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। मैं इसको ऐसे बताता हूं, यहां देखिए। जैसे मान लो जो आपका यहां पे मास ऑफ एड्सॉर्बेट है, एडबेट शॉर्टकट लिखा मैंने, जो आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेट है, सपोज करो लेट्स से दिस इक्वल्स टू x, और जो आपका यहां पे मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होगा, ध्यान से, जो आपका यहां पे मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होगा, सपोज करो दिस इक्वल्स टू a। कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि अगर मास यहां पर a के बराबर होगा एड्सॉर्बेंट का, तो जो एड्सॉर्बेट यहां पे एड्सॉर्ब होगा वो x, a मतलब x। अगर एड्सॉर्बेंट का मास a के बराबर है, तो उसमें जो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है वो x है। अगर मास यहां पे 1 के बराबर होगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा? अगर मास यहां पे 1 के बराबर होगा, तो जो एड्सॉर्बेट का मास यहां पे पॉसिबल होगा वो x अपॉन a ना, इसी को एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए इसको पूरे चैप्टर में हम EOA से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, आपको उसमें समझ आना है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमेशा x अपॉन m के बराबर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये डेटा ज्यादा है
इसका मतलब एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। अगर आपका डेटा कम है, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट, एड्सॉर्प्शन आपका कम हो रहा है, राइट। तो चल भाई, इसका डायग्राम बेसिकली प्लॉट करना होता है, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। देखिएगा, इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। हेडिंग इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार का मतलब प्रोसेस आपका आइसोबारिक होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा। ध्यान से, प्रोसेस आपका आइसोबारिक होगा, प्रेशर आपका यहां पे कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट करके आपको टेम्परेचर इफेक्ट यहां पे स्टडी करना है। डिस्कशन इसका हो चुका है ना, मैंने बात आपको बता दी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा कम होता चला जाएगा ना। तो पहले इसका डायग्राम प्लॉट करो, उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा आपको वो भी नोट करना पड़ेगा। देखिए, तो x बाई एम प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सेस, जो आपका टेम्परेचर है ये एक्स एक्सेस का वेरिएबल है। ग्राफ का नेचर यहां पर ऐसा, मतलब कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ग्राफ आपको यहां तक प्लॉट करना है, इसके नीचे कुछ बातें आपको लिखनी है। तो ऐसा कर, जो लिखने वाली बात है पहले लिख लो, बाकी नोट बाद में करियो, पहले लिखो। ग्राफ के लिए स्पेस छोड़ दो, इसके नीचे एक पॉइंट, एक दो लाइन नोट करो ताकि आपको चीजें याद रहे। लिखिए इसके नीचे, लिखिए with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, temperature, the adsorbate particles, the adsorbate particles, adsorbate particles tend to be free, tend to be free by overcoming, by overcoming the attraction between, by overcoming the attraction between, by overcoming the attraction between, the attraction between adsorbate and adsorbent, adsorbate and adsorbent, adsorbate and adsorbent, so that the extent of adsorption, so that the extent of adsorption, so that the extent of adsorption, so that the extent of adsorption decreases, the extent of adsorption decreases, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, ये ऐसा होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, ऐसा होता है। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, नोट करो, इसको कॉपी करो जल्दी, और हेडिंग दो नंबर 5, प्रेशर। प्रेशर इफेक्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम पे कैसा होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे कैसा होगा, उसकी बात करते हैं, है ना। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। देखो ध्यान से, प्रेशर में आपको डिस्कस करना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। हेडिंग दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स है जो कि आपको डिस्कस करना होगा, जिसपे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने होंगे। एंड दोज आर, पहला है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा लैंगमर्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग दो लिखो ऐसे, फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हेडिंग इज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक यहां पे साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली। ध्यान से देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए, फ्रेंडलिक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे एड्सॉर्प्शन पे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे, और उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाला। उस रिजल्ट को ग्राफिकली अरेंज कर दिया।
उस रिजल्ट को ग्राफिकली अरेंज कर दिया गया। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोज रिजल्ट्स, दोज ग्राफ्स वेर कॉल्ड फ्रनलिक्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देख कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहां पे ग्राफ का नेचर क्या होता है, यहां देखना सारे। अकॉर्डिंग टू दिस आइसोथर्म, एक्सपेरिमेंट्स करने से क्या पता चला, वो बात आपको यहां पे सीखनी है। देखो ध्यान से, आपका जो x अपॉन m होगा, दिस इज प्रेजेंट ऑन द y एक्सिस। जो प्रेशर है ये x एक्सिस का वेरिएबल है, क्योंकि मैटर यहां पर आइसोथर्म का, मतलब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर इफेक्ट को डिस्कस करना है, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, तब जाके सही रिजल्ट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करा गया, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया उसको ग्राफिकली अरेंज कर दिया गया। उसी अरेंजमेंट का डिस्कशन आपको करना है, उसी ग्राफ का डिस्कशन आपको करना है। देख ग्राफ का नेचर क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ का नेचर है वो ऐसा आया, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ का नेचर ऐसा हो गया। अब यहां पे कुछ एक सेक्शंस है जो कि आपको देखने पड़ेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे एक सेक्शन यहां पे ओरिजिन से इस पॉइंट का हो सकता है, अगला सेक्शन यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट का लो, जिसके बाद ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, उस पॉइंट को इस पॉइंट से एक सेक्शन बनाना है। अब ध्यान से देखो, एक बात तो स्पष्ट है ना कि सोच इधर का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर। सोच इधर का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर, और इधर का प्रेशर क्या, हाई प्रेशर ना, और ये इंटरमीडिएट प्रेशर, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो देखा यह गया कि जब लो प्रेशर पे हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, जब लो प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट करा गया, प्रेशर को ग्रेजुअली बढ़ाएगा। मैं डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे देख लेते हैं। यहां देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना यहां पे जरूरी होगा। देखो यहां पे एक वेसल ऐसे लिया गया, इसके साथ यहां पे पिस्टन ऐसे अटैच करा गया, यहां पे प्रेजेंट है एड्सॉर्बेंट का सरफेस, है ना। ये क्या है भाई, एड्सॉर्बेंट। मैं लिख देता हूं, दिस इज एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस फ्री सरफेस है। जो गैस आपका यहां पर होगा वो एड्सॉर्बेट हो जाएगा। एड्सॉर्बेट यहां पर है गैस के फॉर्म में, एड्सॉर्बेट यहां पर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे हमने सोच लिया। ये जो पिस्टन यहां पे हमने ड्रॉ किया है, इसको यूज करके प्रेशर को रेगुलेट करना पॉसिबल हो सकता है ना। अगर पिस्टन को प्रेस करेंगे, अगर पिस्टन को डिप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर पिस्टन को एलिवेट करेंगे तो प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो वही बात, पहले प्रेशर को लो रखा गया और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा उसको स्टडी करा गया, है ना। तो पाएगा कि लो प्रेशर पे ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट लीनियर होता है, और हाई प्रेशर पे ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि हाई प्रेशर पे आपका जो एड्सॉर्प्शन का रेट होगा, जो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा, वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिख रहा सबको यहां पे। और ये मामला इंटरमीडिएट प्रेशर का है। तो चलो सबको यहां पर हम डील करते हैं बारी बारी से, इसको ध्यान से देखना। ये जो लो प्रेशर का रीजन यहां पर है ना, ये जो लो प्रेशर का रीजन यहां पर है, वहां पे पाया गया, देखिएगा जो लो प्रेशर का रीजन यहां पर है, वहां पे पाया गया कि आपका जो x अपॉन m होगा, है ना, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे करते, यहां रुक जा, ऐसे मत कर, ऐसे करो। देखो ओरिजिन को यहां पर क्या ले सकते हैं, लेट्स से पॉइंट O, इसको यहां पर क्या लेंगे, पॉइंट A, और इसको यहां पे पॉइंट B से रिप्रेजेंट करो, ऐसा। अब ध्यान से देखिए, पहला केस यहां पर क्या, एट लो प्रेशर, पहला केस यहां पर क्या बोल, एट लो प्रेशर। अगर प्रेशर लो है मतलब कौन सा रीजन होगा, रीजन यहां पर होगा OA। देखा गया कि लो प्रेशर पे आपका जो x अपॉन m है ना, ये p की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन होता है ना। दिस इंप्लाइज दैट आपका जो x अपॉन m होगा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, इनटू p की पावर 1। लो प्रेशर पे इस OA रीजन में
जो x अपॉन m है वो k इंटू पी के बराबर है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। क्योंकि लाइन आपका ऑलमोस्ट लीनियर है ना, ये ग्राफ आपका इस रीजन में ऑलमोस्ट लीनियर है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ऑब्वियस सी बात है x अपॉन m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये इस तरीके से यहां पे हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे बात करेंगे हाई प्रेशर, अगर मैटर यहां पे हाई प्रेशर का है, अगर मैटर यहां पर हाई प्रेशर का है, मतलब बी के बाद क्या देख रहा है, ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो x अपॉन m होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, ऐसा कुछ करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट p की पावर 0 1 ना, मतलब यहां पे साफ बोलेंगे आपका जो x अपॉन m होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे लगेगा, p की पावर 0 1 है, 1 को लिखेंगे नहीं। तो तीसरा पॉइंट यहां पर क्या, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जो कि ए और बी के बीच का रेंज होगा ना, ए और बी वाला इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो अगर बात करेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब रेंज कौन सा, ए बी वाला रेंज, इस वाले रेंज में, ऐसा सोच। जब प्रेशर लो है तो यहां पे पी की पावर 1 है ना, जब प्रेशर हाई है तो यहां पे पी की पावर 0 लिख लो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 1 ही है ना। जब प्रेशर लो है तो यहां पे पी की पावर क्या 1, जब प्रेशर हाई है तो पी की पावर है 0। इसका मतलब है कि जब हम यहां पे मॉडरेट प्रेशर की बात करेंगे तो जो पी का पावर होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, पी का पावर 0 से लेके 1 के बीच में होगा। अगर इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे तो आप यहां पे लिख सकते हैं x अपॉन m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। और याद रखिए ये जो n का डेटा यहां पर होगा 1 के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा, तब ना ये डेटा 0 से 1 के बीच में आएगा। और जब इसको फाइनल टच आप देंगे तो यहां मैं लिखता हूं, अगर इसको फाइनलाइज करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, x अपॉन m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर k ना, इनटू पॉसिबल यहां पर होगा p की पावर 1 अपॉन n, और जाके बात यहां पे कंप्लीट हो गई। क्लियर ना, तो इसको जल्दी नोट करना है, चलो नोट करो इसको। तो सब कुछ यहां पे एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली लोगों को नजर आया, और इस बेसिस पे एक आइसोथर्म डेवलप करा गया जिसको फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। रिजल्ट हमें निकला है, हमारे पास रिजल्ट आया कि जब प्रेशर इंटरमीडिएट होगा तो x अपॉन m इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। और भी बातें इसमें करेंगे, पहले इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। डिस्कशन अब करेंगे उसको तीसरे में ही नोट करना है, क्यों ना यहां कर ले। इंटरमीडिएट प्रेशर पे एक बात और तय है ना, वो क्या है मैं आपको बताता हूं, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू बोल क्या होगा, अगर आरएचएस को यहां पे सॉल्व करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, लॉग ऑफ k, और चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो साइन पॉजिटिव जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का मतलब लॉग में एडिशन होता है, प्लस लॉग p की पावर 1 अपॉन n ना, तो बस यहां पे 1 अपॉन n का सेपरेशन करेंगे, इनटू पॉसिबल यहां पर होगा लॉग ऑफ p। तो अगर हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर है तो ये भी एक्सप्रेशन यहां पे एक वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है, और ये ग्राफ में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन इसके ग्राफ से पूछा जा सकता है। तो बोलिए ये जो log x अपॉन m होगा ये log p का फंक्शन होगा ना, तो इसको माना y एक्सिस का वेरिएबल, जो 1 अपॉन p है ये हमारा x एक्सिस का वेरिएबल होगा, 1 अपॉन n को यहां पे m से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका यहां पे log ऑफ k होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय c, इसको c से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बता ग्राफ का नेचर यहां पर क्या पॉसिबल होगा, सिंपल देखिए, अगर इस हिसाब से, ये तीसरे पॉइंट का ही डिस्कशन है, जब प्रेशर इंटरमीडिएट होगा तभी ऐसा करेंगे। इस हिसाब से अगर इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, तीसरे पॉइंट के लिए बोल क्या रिजल्ट आएगा, जो आपका यहां पे log x अपॉन m है प्रेजेंट ऑन द y एक्सिस, log p ये x एक्सिस का वेरिएबल, ग्राफ का नेचर यहां पे स्ट्रेट लाइन होगा, सबको श्योर है ना, और n हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 अपॉन n हमेशा पॉजिटिव होगा, जो ग्राफ का स्लोप होगा दैट विल बी पॉजिटिव।
अगर यहां पे स्लोप एंगल की बात करेंगे, स्लोप एंगल थीटा, बोल tan थीटा, यहां पर क्या बताता हूं, आपका जो tan थीटा होगा मस्ट बी इक्वल टू 1/n। और अगर इस इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे, क्या बोल, ये पता क्या होगा, ये c के बराबर होगा, दिस इक्वल्स टू log ऑफ k, ये आपका log ऑफ k हो जाएगा, है ना। तो वही बात है, यही फ्रेंडलिक्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ना। अब देख भाई, एडजॉर्प्शन कहां कहां पे लगता है, वो सब जब एग्जांपल्स इसका करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो मैं बताऊं, मॉडर्न टाइम्स में एडजॉर्प्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, कह सकते हैं इंडस्ट्रियली यूजफुल फिनोमेना है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे एडजॉर्प्शन का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो सब कुछ आपको करना है, जब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको दिखेगा कि भाई एडजॉर्प्शन कहां कहां पर होता है। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मामला फिजिकल एडजॉर्प्शन का है, अगर मैटर फिजिकल एडजॉर्प्शन का है, तो उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो हमने प्रेशर फैक्टर की शुरुआत करी है। पहला आइसोथर्म यहां पे कवर हो गया, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंडलिक्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको नोट करिए। उसके बाद अगले आइसोथर्म का डिस्कशन आपको करना था, उसको लैंगमर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसको करेंगे, पहले इसको नोट करके जल्दी फिनिश करो, लिखो जल्दी। कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। योर हेडिंग विल बी लैंगमर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, हेडिंग दो, अगला आइसोथर्म लैंगमर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। दोनों का सेम रिजल्ट आता है, फर्क यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। लैंगमर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखो दोनों आइसोथर्म का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, दोनों आइसोथर्म का रिजल्ट एकदम से सेम है। तो फर्क यहां पर क्या है, फर्क यह है कि जो लैंगमर्स आइसोथर्म है, ध्यान से, जो आपका लैंगमर्स आइसोथर्म है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका लैंगमर्स आइसोथर्म है, वो एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन्ड है, इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन करा गया है। और जो पिछला आइसोथर्म था जिसको फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने बोला था, वो एक एम्पिरिकल आइसोथर्म है, वो एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म है, एक्सपेरिमेंट्स करा गया, रिजल्ट निकाला गया। दोनों आइसोथर्म में वही फर्क है कि ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मतलब ये जो है वो मैथमेटिकली प्रूव्ड है, और पिछला सेक्शन मैथमेटिकली प्रूव नहीं था। रिजल्ट यहां पे सेम आएगा, देखना लास्ट में हम रिजल्ट पे जब वर्कआउट करेंगे वो आपको सेम ही नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट अबाउट लैंगमर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहली बात, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को माना गया इरिवर्सिबल। वहां पे जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए ना, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को इरिवर्सिबल माना गया, मगर यहां पर आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसको रिवर्सिबल माना गया है। उसको क्या मानेंगे, रिवर्सिबल मानेंगे। मतलब ऐसा देखिएगा कि जो आपका यहां पे एड्सॉर्बेंट है, ये अटैच होगा एड्सॉर्बेट के साथ, तब जाके यहां पे करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, या जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा। आपका जो फॉरवर्ड प्रोसेस यहां पर है वो एड्सॉर्प्शन का है, बैकवर्ड प्रोसेस यहां पर किसका होगा, तो डिसॉर्प्शन का। आपको याद होगा डिसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन का अपोजिंग प्रोसेस होता है। तो यहां पे कहा गया कि दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन प्रोसेस एक साथ चलेंगे। और जैसा आपको मालूम है, ये सब मैंने आपको करा दिया हुआ है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक बेसिक टेंडेंसी होता है टू अचीव इक्विलिब्रियम, आपको याद होगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट होगा वो सीधा बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अब चलिए इसको ध्यान से डिस्कस करेंगे, देखो क्या होता है। यहां देख सारे, लिखना मत, यहां देखो भी, यहां देखो। जैसे मान लो इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, उसके बाद उससे इसको शुरू कर लेते हैं।
ये वेसल, वेसल के साथ हमने पिस्टन को ऐसे अटैच कर दिया लाइक दिस। इसमें आपके पास यहां पर वो एड्सॉर्बेंट रखा हुआ है जिसका सरफेस पर एक्युमुलेशन होगा एड्सॉर्बेट का। तो ये है एड्सॉर्बेंट का सरफेस, है ना, और ये है एड्सॉर्बेट जो कि एड्सॉर्बेंट पे अटैच होगा, एक्युमुलेट होगा। पिस्टन यूज करके हम यहां पे प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पिछले केस में हमने कहा अगर पिस्टन को डिप्रेस करेंगे तो यहां पे जो गैस जो कि आपका एड्सॉर्बेंट है उसका प्रेशर बढ़ेगा, अगर पिस्टन को एलिवेट करेंगे तो जो गैस यहां पे आपका एड्सॉर्बेंट के तौर पे है उसका प्रेशर डिक्रीज होगा ना। सपोज करो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पोर्शन, मतलब कि पूरा एड्सॉर्प्शन कहीं कहीं हो रहा होगा ना, मैंने माना कि भाई इतना जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एरिया है जो कि यहां पे थीटा है, तो जो बाकी अनऑक्यूपाइड एरिया का फ्रैक्शन होगा दिस इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा। थोड़ा समझने की बात है, यहां देखिए मैं लिखता हूं थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया। आपको पता है फ्रैक्शन हमेशा 1 पे कैलकुलेट होता है ना भाई, अरे फ्रैक्शन हमेशा 1 पे कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टोटल सरफेस है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया है मान लो ऐसा, उसमें से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है और बाकी पे फिलहाल नहीं हुआ है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? एड्सॉर्ब्ड एरिया, ऑक्यूपाइड एरिया का फ्रैक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 2/10 करना पड़ेगा ना, यानी 0.2 आपका रिजल्ट आएगा। अबे समझे सारे, लिख के बोल, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? थीटा यहां पे फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया है, यानी ऑक्यूपाइड एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो जो आपका यहां पे 1 माइनस थीटा होगा, 1 माइनस थीटा, ये क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया। आप पूरा पूरा लिखना, ओ ए मतलब ऑक्यूपाइड एरिया, आप पूरा लिखना, यू ए मतलब अनऑक्यूपाइड एरिया, ठीक है ना। तो मान लो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थीटा ऑक्यूपाइड एरिया का फ्रैक्शन हो गया, तो जो 1 माइनस थीटा होगा ये अनऑक्यूपाइड एरिया का फ्रैक्शन होगा, ऐसा बड़ी आसानी से बोला जा सकता है। क्लियर ना? अब चल आगे ध्यान से देखना, इसके बाद क्या करेंगे। चलो डायग्राम ड्रॉ करो, पहले पहले डायग्राम ड्रॉ करो फिर बात करते हैं। ओके हाँ, ये रहा थीटा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया, 1 माइनस थीटा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया। अब थोड़ा ध्यान से देख, सबसे पहले बात करेंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की। व्हाट अबाउट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सोचो जो एड्सॉर्प्शन का रेट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना एरिया यहां पे खाली है ना। सोच, अगर ज्यादा एरिया खाली होगा, सोचो अगर ज्यादा एरिया खाली होगा तो एड्सॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सोचना, अगर आपके पास अनऑक्यूपाइड एरिया ज्यादा है उस पर एड्सॉर्प्शन पॉसिबल हो सकता है ना। अगर ऑक्यूपाइड एरिया ज्यादा होगा तो जब जो एरिया पहले से ऑक्यूपाई हो चुका है उस पर फर्दर एड्सॉर्प्शन पॉसिबल होगा नहीं। तो सिंपल सी बात यहां पे बोली जा सकती है कि जो आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया। ऐसा बोलेंगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया। तो सबसे पहले यह बात कही जा सकती है कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। रही बात यहां पे प्रेशर की, देख प्रेशर यहां पर कैसे अपना इफेक्ट डालता है। आपको शायद याद होगा कि प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि जो कोलिजन का फ्रीक्वेंसी होगा वो बढ़ जाएगा ना, याद है कुछ? प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या, मैं बताता हूं। यहां देखिए, अगर पिस्टन को डिप्रेस करेंगे यहां पे गैस का प्रेशर बढ़ेगा, और जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा
तो ज्यादा से ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल्स यहां पे इस सरफेस को कोलाइड करेगा ना। अगर प्रेशर हमने बढ़ा दिया पिस्टन को डिप्रेस करके, तो हाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब गैस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो गिवन टाइम में ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को हिट करेगा। और जब ज्यादा एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस को हिट करता है, तो उस कारण से एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस को टच करेगा, इसका मतलब है कि जो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट होगा वो फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर कम करेंगे तो यही कोलिजन कम हो जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपका कम हो जाएगा। तो अगला कंक्लूजन यहां पर यह निकाला जा सकता है कि आपका जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इसको मर्ज करो, तो जब इसको मर्ज करेंगे आर एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पॉसिबल होगा 1 माइनस थीटा इंटू कैपिटल पी ना। जस्ट आपको यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करना है, करो। आर एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पे K1 मान सकते हो, तो K1 इंटू यहां पर होगा 1 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल लेटर पी। सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। आगे अगला डिस्कशन आपको यहां पे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का करना है, डी फॉर डिसॉर्प्शन। अब ये कैसे? अप्लाई द ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। यहां ध्यान दे सारे, यहां देखो सारे। अगर कॉम्प्लेक्स यहां पे ज्यादा बनेगा, सोच, अगर कॉम्प्लेक्स यहां पे ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना। सोच के बता, हो गया ऐसा? जब कॉम्प्लेक्स यहां पे ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, हाँ या ना? प्रोडक्ट अगर ज्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है ना। अब ये मत बोलना कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्योर सॉलिड का फर्क नहीं पड़ता ना। अरे यहाँ पे तो प्योर सॉलिड थोड़ी, सॉलिड पे हमने बहुत सारा गैस डिपॉजिट कर दिया ना, ये इम्प्योर सॉलिड है, इसका फर्क पड़ेगा। तो अगर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स यहां पे ज्यादा डेवलप होगा, प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर ऑक्यूपेशन ज्यादा है, मान लो अगर ऑक्यूपेशन ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ ना भाई। लिख के बता, समझे? अगर सरफेस पे ऑक्यूपेशन ज्यादा है, अगर सरफेस पे खूब सारा एड्सॉर्प्शन हुआ है, ऑक्यूपेशन इज हाई, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा फॉर्म होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, डिसॉर्प्शन बढ़ेगा ना। तो मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो आपका रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया। दिस इंप्लाइज दैट रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पे K2 पॉसिबल होगा इनटू यहां पे थीटा अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रोसेस यहां पे रिवर्सिबल है ना, ये कभी न कभी इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। और जो लैंगमर आइसोथर्म है उसी इक्विलिब्रियम की बात करता है कि भाई कभी न कभी इक्विलिब्रियम यहां पे जरूर आएगा। सी व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, जैसे हम सब ने पढ़ा 11th क्लास में या 12th क्लास में भी कि जो इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ऐसा कुछ करेंगे, पुट द वैल्यूज। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से इक्वेट करना पड़ेगा ना, 1 को 2 से बराबर करना पड़ेगा, यही तो है। 1 को 2 से बराबर करना पड़ेगा, करो। और याद रहे ये प्रेशर से इसका कोई रिलेशन है, प्रेशर से इसका कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं है, प्रेशर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ऊपर का प्रेशर कम होने से अट्रैक्शन फोर्स यहां पे इसके बीच का कम हो जाएगा। तो लगता है क्या, अगर मान लो ये एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है जो कि एड्सॉर्बेंट से टच, एड्सॉर्बेंट के साथ ये टच में है, अट्रैक्शन हो गया। अगर ऊपर का प्रेशर कम करेंगे या बढ़ाएंगे उससे इस अट्रैक्शन को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है ना डिसॉर्प्शन के लिए। तो याद रहे प्रेशर का डिसॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेशर का डिसॉर्प्शन में कोई रोल बिल्कुल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेट करो जरा, देखो क्या होगा। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को इक्वेशन नंबर 1 से कंसीडर किया जा सकता है। रिजल्ट आएगा K1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू कैपिटल लेटर P इज इक्वल टू
क्या होगा बोल, 1 को 2 से इक्वेट करेंगे, एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम, तो ये इज इक्वल टू यहां पर होगा K2 इंटू थीटा। ये कर लो, ओपन द ब्रैकेट इन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्रैकेट ओपन करो लेफ्ट साइड में, बता क्या होगा, ये हो जाएगा K1 इंटू पी माइनस यहां पर होगा K1 इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाय पी ना, दिस इज इक्वल टू बोल क्या रिजल्ट आएगा, K2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ऐसा कुछ करेंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो आपको थीटा को सेपरेट करना है, यू हैव टू सेपरेट थीटा, ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे थीटा को सेपरेट करना है। मैं कैलकुलेशन दोबारा चेक कर रहा हूं, K1 इंटू 1 इंटू पी, K1 पी, K1 इंटू थीटा इंटू पी, K1 थीटा पी, बिल्कुल सही है। तो चलिए आपको थीटा को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले जो थीटा वाला फैक्टर है उसको सेपरेट करना, देख K1 इंटू थीटा इंटू पी प्लस यहां पर क्या K2 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा बोल, K1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल पी। ऐसा कुछ करेंगे, एलएचएस में थीटा कॉमन कर ले भाई, अगर एलएचएस में थीटा कॉमन करेंगे सोच क्या होगा, थीटा कॉमन होगा, ब्रैकेट में रिजल्ट आएगा K1 इंटू पी प्लस K2 ना, K1 इंटू पी प्लस K2 इज इक्वल टू बोल क्या रिजल्ट, इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। चलो भाई थीटा को सेपरेट करो, ध्यान से देखना, थीटा को सेपरेट करेंगे तो दिस थीटा इज इक्वल टू बोल क्या रिजल्ट आएगा, K1 इंटू पी डिवाइडेड बाय K1 इंटू पी प्लस क्या बोल K2। ऐसा कुछ करेंगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको मतलब थर्ड इक्वेशन, इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब एक चीज और, फिर से दिमाग लगाओ, देखो अगर थीटा हाइयर होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाइयर होगा, ये बात मानते हो ना, हाइयर थीटा मतलब क्या, ज्यादा एड्जॉर्प्शन हुआ है, हाइयर थीटा का मतलब क्या बोल, ज्यादा एड्जॉर्प्शन हुआ है ना, लेस थीटा का मतलब क्या, लेस एड्जॉर्प्शन हुआ है। मतलब यहां पे साफ बोल सकते हैं ना कि जो आपका यहां पे थीटा होगा, ध्यान से, या ऐसे करें x अपॉन m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ऐसा कुछ करेंगे, अगर थीटा ग्रेटर है तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ग्रेटर है, अगर आपका थीटा स्मॉलर होगा तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। अगर इसको थीटा से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर इक्वालिटी कन्वर्ट्स इनटू प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी। मतलब ऐसा करेंगे, ध्यान से देखिए, थीटा को रिप्लेस अगर x अपॉन m से करेंगे, चूंकि मैटर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का है ना, तो दिस इक्वालिटी कन्वर्ट्स इनटू प्रोपोर्शनलिटी, तो x अपॉन m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा, K1 इंटू पी अपॉन यहां पे लिखा जा सकता है बहुत आसानी से K1 इंटू पी प्लस क्या K2। अगेन यहां देखिएगा, ध्यान से लिखना, मतलब यहां देखो, ये जो आपका x अपॉन m होगा इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट अप्लाई करेंगे राइट साइड में, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर अप्लाई करेंगे, इक्वालिटी कन्वर्ट्स इनटू प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट्स इनटू इक्वालिटी। चल वो कांस्टेंट यहां पे सपोज कर k डैश आ गया, तो k डैश यहां पे कांस्टेंट अगर लिया जाए तो k डैश इंटू K1 इंटू पी डिवाइडेड बाई, और बता क्या होगा, इसको लिख सकते हैं K1 इंटू पी प्लस आपका रिजल्ट आएगा K2। एंड फाइनली दिस x अपॉन m इज इक्वल टू, बहुत आसान, देख k डैश कांस्टेंट है, K1 आपका अनदर कांस्टेंट है ना, उन सारे कांस्टेंट को यहां पे k से रिप्रेजेंट करो, k डैश इंटू K1 को k मान सकते हैं ना, तो k इंटू पी अपॉन बोल क्या पॉसिबल होगा, K1 इंटू पी प्लस यहां पे सिंपल K2। ऐसा कुछ करेंगे और अब जाके एक्सप्रेशन आपका फाइनल हो गया। जैसे मैंने बोला कि रिजल्ट आपका सेम आता है ना, मगर ये तो रिजल्ट सेम कहीं नहीं दिख रहा भाई, रिजल्ट वहां पे हमने क्या निकाला था कि भाई x अपॉन m हाई प्रेशर पे क्या होगा k इंटू पी की पावर 0, लो प्रेशर पे k इंटू पी की पावर 1, मॉडरेट प्रेशर पे k इंटू पी की पावर 1/2 ना, वो रिजल्ट यहां पर आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, अभी नजर आएगा, यहां तक नोट करो, पहले यहां तक नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूं कि इससे भी वही रिजल्ट आता है जो पिछले आइसोथर्म में था, बस यहां पे फर्क केवल इतना है कि मैथमेटिकली प्रूव्ड है,
मैथ्स यहां पे अप्लाई करा गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन को यहां पे कंसीडर किया गया, और जो डेटा प्रैक्टिकली आता है ना उसको यहां पे मैथमेटिकली प्रूव करा गया। बस यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मैं भी बताता हूं कि इस रिजल्ट का मतलब कैसे पिछले रिजल्ट जैसा ही है, इसको पहले नोट करके फिनिश करो। देख भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा उतना भी कोई टफ ये नहीं है। एड्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा एम्प्टी एरिया पे ना, जहां पे ऑक्यूपेशन नहीं हुआ रहेगा। तो आर एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट बढ़ जाएगा। लेकिन याद रहे, प्रेशर कम करेंगे तो एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा कम नहीं होगा। मतलब कि अगर अट्रैक्शन यहां पे डेवलप हो चुका है ना, प्रेशर कम होने से वो अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, ये आर ए का एक्सप्रेशन हो गया। ये आर डी का, डी फॉर डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, आर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो आर डी का एक्सप्रेशन आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने थीटा को सेपरेट कर लिया। ये जो एक्स अपॉन एम है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सोच के देखना। अभी यहां देखें, एक मिनट, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ होगा तो थीटा ग्रेटर होगा, ये बात सबको क्लियर है? लिख के बता। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ होगा तो थीटा ग्रेटर होगा ना भाई, इसमें कोई शक नहीं, थीटा ग्रेटर होगा। अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपका थीटा स्मॉलर हो जाएगा। दोनों बातें हैं ना। तो एक्स अपॉन एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऐसा कुछ करेंगे। बाकी थीटा को एक्स अपॉन एम से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे ये इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये आंसर फाइनल है। और हमें यह साबित करना है कि यहां से भी वही रिजल्ट आता है जो फ्रेनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से आता है। फर्क केवल इतना है कि जो पिछला आइसोथर्म है वो इंपिरिकल है। पिछला आइसोथर्म इंपिरिकल है, मतलब कि उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है। रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। पास सीआर की होगा, निकालिए सारे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के क्वेश्चंस यहां पे करने हैं, वो कर लेते हैं। यह एक काम करो, रुक जाओ, ध्यान से देख। अभी तो इसका फाइनलाइजेशन बाकी है ना, वो तो भी बाकी है। देखो इधर, इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर प्रेशर हाई है तो क्या करेंगे, लो है तो क्या करेंगे, सब कुछ यहां पे समझेंगे। यहां देखिए, शुरुआत करते हैं केस 1 से। यहां देख, केस 1, अगर प्रेशर हाई होगा, एट हाई प्रेशर, नहीं सर, पहले लो प्रेशर, पहले लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। अगर प्रेशर लो है तो क्या, सोच, अगर आपका प्रेशर लो होगा तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है प्रेशर बहुत कम है, तो जो K1 इंटू पी का जो डेटा होगा बहुत ज्यादा छोटा आएगा K2 के रिस्पेक्ट में। एट लो प्रेशर बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि जो K1 इंटू पी होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन K2। इसका मतलब यहां पे स्पष्ट है कि जो K1 इंटू पी प्लस K2 होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली K2। ऐसा कुछ करेंगे। तो जैसे ही प्रेशर लो होता है K1 इंटू पी नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, ये नीचे क्या आएगा, K2 ना। अब बता क्या होगा, X अपॉन एम इज इक्वल टू, बोल क्या कर सकते हैं इसके बाद क्या होगा बता। अगर K1 इंटू पी नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसको हटाया, बचेगा क्या, ये बचेगा K इंटू पी अपॉन K2 ना। क्या रिजल्ट आ रहा बोल, ये रिजल्ट होगा X अपॉन एम इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट यहां पे के डबल डैश कर दो, इंटू पी की पावर 1 ना। तो यहां से भी बिल्कुल जाहिर है लो प्रेशर पे आपका जो X अपॉन एम होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबको देख रहा, पी की पावर यहां पे 1 ही तो है, तो लो प्रेशर पे पी की पावर 1 आ गई। अच्छा, व्हाट हैपेंस एट हाई प्रेशर, देखना हाई प्रेशर पे क्या होगा, यहां ध्यान दो। दूसरा केस यहां पे हाई प्रेशर का है भाई, केस 2 एट हाई प्रेशर।
सोचो, अगर प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, सोच। अगर प्रेशर हाई होगा, लुक एट डिनोमिनेटर, जो K1P का प्रोडक्ट होगा वो K2 से बहुत बड़ा हो जाएगा। बात मानते हो ना? अगर प्रेशर हाई होगा तो K1P का जो प्रोडक्ट होगा K2 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे बोल सकते हैं ऐसा लिख के होता, समझे? अगर प्रेशर हाई होगा, एक बात यहां पे स्पष्ट है ना, K1 इंटू P विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। ऐसा कुछ करेंगे तो सोच क्या हो सकता है इसके बाद, K1 इंटू P प्लस K2 यहां पे अप्रॉक्स K1 इंटू P के बराबर हो जाएगा। अगर K1P बहुत ग्रेटर हो गया विथ रेस्पेक्ट टू K2, अगर अप्रोक्सीमेशन करेंगे K2 का, इस बार नेग्लेक्शन करना पॉसिबल हो सकता है, रिजल्ट आएगा K1 इंटू कैपिटल P ना। अब ध्यान से सोच, रिकंसीडर दिस एक्सप्रेशन, आई विल हैव x अपॉन m इक्वल्स टू, क्या लगता है भाई, ये हो जाएगा K इंटू P अपॉन यहां पर K1 इंटू P ना। पॉसिबल है ऐसा? P से P कैंसल्ड, मतलब यहां पे स्पष्ट बोल सकते हैं कि जो x अपॉन m होगा दैट इज इक्वल टू K, और ये P से P कैंसल आउट हो गया ना। राइट साइड यहां पर क्या ले लो, K ट्रिपल डैश ले लो, राइट साइड यहां पर K ट्रिपल डैश कर दो, और बता भाई प्रेशर कैंसिल हो गया तो P की पावर 0 यहां पे लिखा जाना पॉसिबल है। मतलब यहां पे भी साबित होता है कि जब प्रेशर हाई होगा तो जो x अपॉन m होगा प्रेशर के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही तो हमने साबित करना था ना कि लो प्रेशर पे P की पावर 1 है, हाई प्रेशर पे P की पावर 0 है। तो अगर यहां पे तीसरे केस की बात करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? अगर यहां पे तीसरे केस की बात करें, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, अगर प्रेशर इंटरमीडिएट होगा तो क्या, बोल? यहां पे P की पावर 1 है, सबको देख रहा है, और यहां पे 0 ना। तो अगर प्रेशर इंटरमीडिएट होगा तो बोल क्या करेंगे, x अपॉन m इज इक्वल टू K, 4 बार यहां पे डैश लगा दो, इंटू P की पावर, क्या बोल, जो पावर यहां पर होगा 0 से लेके 1 के बीच में होगा, क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन n आएगा। तो भाई रिजल्ट दोनों केस में सेम ही है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, खाली यहां पे मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रेजेंट है। पिछले केस में, पिछले आइसोथर्म में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रेजेंट नहीं था, बस इतना ही फर्क है ना। तो ना तो लैंगबर्स आइसोथर्म से आपको कोई मतलब है, ना फ्रेंडलिक से ज्यादा कोई मतलब है। आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ये केसेस आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस की बात अभी करते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन की बात अगली क्लास में करेंगे, बेहतर होगा। जल्दी से केमिकल एड्जॉर्प्शन को भी डील कर लें, फिर अगली क्लास में खाली क्वेश्चन करना रह जाएगा, उसके बाद कोलाइड्स की शुरुआत उसके बाद हो पाएगी। तो आप इसको जल्दी नोट करें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के फैक्टर्स थे। अगला सेक्शन आपको स्टार्ट करना केमिकल एड्जॉर्प्शन, जहां पे बहुत थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना होता है, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करने होते हैं। आप इसको नोट करें, उसके बाद केमिकल एड्जॉर्प्शन की बारी आएगी। सेक्शन बी इसके बाद स्टार्ट होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन। आप थोड़ा सीक्वेंस रिकॉल कर लेंगे, आपको याद आएगा। हमने यहां पे उन फैक्टर्स का डिस्कशन स्टार्ट किया है जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं ना। हमने 2 सेक्शन यहां पे बनाए थे। पहला सेक्शन क्या याद कर, पहला सेक्शन आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन का ना, जो अब शुरू होने वाला है। तो लिखिए नंबर बी, केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसको जल्दी नोट करो, इसको जल्दी नोट करना है। और अगला डिस्कशन आपको यहां पे स्टार्ट करना होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन। चलिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन। पहला फैक्टर यहां पर है नेचर ऑफ, यही देख लो, एक मिनट यहां देख लो, बाद में नोट, यहां देखो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। इसमें किसी खास डिस्कशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है ना। आपको याद है केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है ना, और याद है केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, याद है, लिख के बोल। अरे सब बोलना याद है कि भूल के सारे, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्लास में थोड़ी बैठा हूं मैं। सबको याद है केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है, वहां पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना।
सबको मालूम है वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सोचना, क्या केमिकल बॉन्ड अपनी मर्जी से कहीं पर भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना भाई। केमिकल बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन तो स्पेसिफिक होता है ना भाई। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर है, इसको आगे एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है, जो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट होगा, अगर वो प्रॉपर होगा तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा, अगर वो इम्प्रॉपर होगा तो केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, और बात खत्म हो गई। दूसरा फैक्टर यहां पे प्रेशर का फैक्टर होगा, ध्यान से। सॉरी, प्रेशर नहीं, दूसरा फैक्टर यहां पे टेम्परेचर का फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर यहां पे टेम्परेचर का फैक्टर होगा। देख, सिंपल है, ये भी बड़ा आसान है, सीधा टेम्परेचर फैक्टर। यहां देखिए, हमें डिस्कशन यहां पर एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स का करना होता है। एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स, ये एग्जाम में आ चुका है। केमिकल एड्जॉर्प्शन का एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ये एग्जाम में कुछ साल पहले आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए, है बड़ा सिंपल। यहां देखो, आइसोबार प्लॉट करने का मतलब है प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वेरिएबल होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वेरिएबल होगा, यही तो इसका मतलब है ना। अब ध्यान से, एक्स बाई एम प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, ये जो टेम्परेचर होगा ये एक्स एक्सिस का वेरिएबल होगा। ग्राफ यहां पर ऐसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, बात करते हैं। देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है तो केमिकल रिएक्शन नीड सम एक्टिवेशन एनर्जी, आपको याद है लिखा था, केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना। यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी, और जब रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा तो रिएक्शन आपका फास्टर हो जाएगा ना। तो यही कारण है कि जब टेम्परेचर शुरुआत में बढ़ाया जाता है ना तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड्स का ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई, अब सब समझदार लोगों समझते हो इस बात को, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटने लगता है ना। तो वही बात है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। भाई, टेम्परेचर थोड़ा सा दिया तो ठीक है, रिएक्शन को मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्शन जो है वो खूब अच्छे तरीके से हो रहा है, एड्जॉर्प्शन आपका काफी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, उसका एक्सटेंट बढ़ेगा ना। लेकिन जब, कहते हैं ना, जब एक्सेस टेम्परेचर हो जाएगा, जब टेम्परेचर एक्सेस होगा तो फिर बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। हाइयर टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेकिंग को सपोर्ट करता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स टूटता है, ये आप सबको मालूम है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड्स का डिसोसिएशन हो जाएगा और डिसॉर्प्शन प्रोसेस यहां पे फेवर्ड होगा, और जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज करेगा। अब ध्यान रखिएगा, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के ग्राफ में डिफरेंस है। वहां पे ग्राफ का नेचर लाइक हाइपर बोला था ना, और यहां पे ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां तक जल्दी नोट करिए, फिर इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर टाइम बचता है तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी नोट कर इसको। जो एक्सप्लेनेशन है उसको नोट करना है, नोट करिए, लिखिए। विथ इनिशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इनिशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर, नोट करिए, विथ इनिशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर the reaction gets activation energy, the reaction gets activation energy, the reaction gets activation energy, activation energy, the reaction gets activation energy. So the extent of adsorption, so the extent of adsorption increases, so the extent of adsorption increases, the extent of adsorption increases, full stop। आगे लिखो, at high temperatures, देखिए, at high temperatures, at high temperatures the bonds start dissociating, the bonds start dissociating, dissociating
and the extent of adsorption decreases, and the extent of adsorption decreases, है ना। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स में टिक जरूर कर देता हूं कि अगर आपको लगे खुद से ट्राई करना है तो घर पे ट्राई करिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में यहां पे टिक करा दे रहा हूं, ट्राई करना, नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस तो हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को टिक करो। 28, 29 आईटी का पूछा गया सवाल है। 29 आईटी का पूछा गया क्वेश्चन है। 30 पूछा गया क्वेश्चन आईटी का। 31, 32, ये टोटल 5 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल इसके हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगे हो जाएगा तो उसको ट्राई करना, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर मैं क्लास खत्म करूं, टाइम ओवर हो चुका है। बाकी डिस्कशन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है।